तो देखो, पहले तो हम ये जानेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो इसका ना केमिस्ट्री में डेफिनेशन होता है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद हाउ एनर्जी फ्लोज एंड चेंजेस। बट अगर फिजिक्स में हम इसका डेफिनेशन के बारे में जानें तो ये है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द हीट एंड इट्स कन्वर्जन इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे कि हीट के बारे में और उसका कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। तो चलिए आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। अरे तो पहले है थर्मल इक्विलिब्रियम, फिर जीरोथ लॉ, फिर हीट, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये सब ठीक है। अब देखो, हम जानेंगे कि अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सराउंडिंग, ये सब क्या होता है। देखो प्रैक्टिकल समझो, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है कि अगर कोई क्लासरूम है और उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उसमें से सपोज दैट कि हमने सिर्फ किसी एक बच्चे को मान लिया कि चलो ये बच्चा है, इस पे हम स्टडी करेंगे उसके स्टेट के बारे में, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इस सब चीज़ों के बारे में अगर हम सिर्फ उस बच्चे पे स्टडी कर रहे हैं तो वो बच्चा सिस्टम हो गया। और उस बच्चे को छोड़ के बाकी जितने भी चीजें हैं आसपास में वो सब सराउंडिंग हो गया। समझ गए? तो देखो थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जो डेफिनेशन होगा वो क्या हो जाएगा कि इट इज अ पार्टिकुलर मटेरियल फ्रॉम अ स्पेस ऑन विच वी स्टडी अबाउट द स्टेट of pressure, volume and temperature, then it is called thermodynamic system। अब देखो थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग क्या हो जाएगा। तो देखो थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग हो जाएगा कि एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम विच हैव द डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सिस्टम। सिस्टम के बाहर का जो भी सभी चीज, एवरीथिंग आउटसाइड मतलब बाहर, सिस्टम के बाहर जो भी चीज है अगर उस पे सिस्टम का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है तो उसको थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग कहेंगे। और वही सिस्टम क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर थिंग जिसपे हम स्टडी कर रहे हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में। अब डेफिनेशन से समझते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है। तो सिस्टम, इट इज अ पर्टिकुलर रीजन इन स्पेस विच इज अंडर कंसिडरेशन एंड whose state can be expressed in terms of pressure, volume and temperature। मतलब एक पर्टिकुलर रीजन इन स्पेस इन विच a particular thing is अंडर कंसिडरेशन, मतलब एक पर्टिकुलर थिंग, स्पेस में से एक पर्टिकुलर थिंग को हम कंसिडर करेंगे, कुछ स्टेट कैन बी एक्सप्रेस, जिसके स्टेट को, जिसके मतलब स्टेट समझते हो ना, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे जिसके स्टेट को, उसको ही सिस्टम कहेंगे। मतलब एक स्पेस के एक पर्टिकुलर थिंग को हम अंडर कंसिडरेशन में रखेंगे, जिस पे स्टडी करेंगे वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में, उसके स्टेट को इन टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम सिस्टम कहते हैं। और देखो सराउंडिंग क्या हो गया कि एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम which have a direct effect on the system। सिस्टम के बाहर का जो भी चीज, सब कुछ जो सिस्टम के बाहर हो, अंदर नहीं हो, वो जिसपे डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा हो, किसका, सिस्टम का, जिसका डायरेक्ट मतलब जिसका प्रभाव डायरेक्ट सिस्टम पे हो रहा हो, उसको सराउंडिंग कहेंगे। लेकिन वो सिस्टम के बाहर होना चाहिए। वही सिस्टम क्या होता है कि स्पेस का एक पर्टिकुलर रीजन जिसको हम कंसिडरेशन में रख के उसकी स्टडी करते हैं, जिसके स्टेट को हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पे, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे मतलब इन टर्म पे एक्सप्रेस करते हैं। तो यही हो गया सिस्टम और सराउंडिंग। इसके बाद जो टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। तो देखो जो जैसे कि हमने पढ़ा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में, तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो हमें मदद करता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में पता लगाने में, उसी को हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहते हैं। अगर इसका डेफिनेशन हम देखें तो वो होता है कि द क्वांटिटीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विच हेल्प्स अस टू स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। चलो इसका डेफिनेशन देखते हैं।
देखो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि क्वांटिटीज लाइक पीवीटी मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर विच हेल्प्स अस टू स्टडी अबाउट थर्मोडायनेमिक सिस्टम। वैसा क्वांटिटी जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में स्टडी करने में मदद करता हो, हेल्प करता हो, उसको हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहेंगे। अब जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो देयर आर 3 टाइप्स। पहला है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखो अब हम बारी बारी से जानेंगे कि ओपन सिस्टम में क्या एक्सचेंज होता है, क्लोज में क्या होता है और आइसोलेटेड में क्या होता है। पहला देखो ओपन सिस्टम में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मास या फिर मैटर। देखो ओपन सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है। एनर्जी क्या है, हीट, और मैटर मतलब मास। मतलब ओपन सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है। वहीं क्लोज सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ओनली। मतलब क्लोज सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी यानी कि हीट का एक्सचेंज होगा, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। मास का मतलब मैटर या फिर मास का एक्सचेंज नहीं होता है। क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, वहीं ओपन सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है। लेकिन आइसोलेटेड में नाइदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नॉर मास या फिर मैटर। मतलब आइसोलेटेड में ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा ना तो मैटर का एक्सचेंज होगा, मतलब ना हीट ट्रांसफर एक्सचेंज होगा ना मास एक्सचेंज होगा। लेकिन ओपन में एनर्जी और मैटर दोनों होगा, क्लोज में सिर्फ एनर्जी होगा और आइसोलेटेड में कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा। अब देखो क्लोज सिस्टम में जो वॉल होता है वो होता है डायाथर्मिक। ये जो वॉल है ये इसको बोलते हैं डायाथर्मिक वॉल। अगर आपने केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक पहले पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि डायाथर्मिक वॉल क्या होता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ हीट पास होता है। तो एडियाबैटिक में क्लोज में भी तो यही हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। और डायाथर्मिक वॉल में भी सिर्फ हीट ही पास होता है। तो क्लोज में जो वॉल होता है वो डायाथर्मिक वॉल होता है। आइसोलेटेड मतलब क्या कि कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। आइसोलेटेड में जो वॉल होता है वो एडियाबैटिक वॉल होता है। ये जो वॉल है इसको हम एडियाबैटिक वॉल कहते हैं। देखो एडियाबैटिक वॉल इसलिए क्योंकि ना एडियाबैटिक में कुछ एक्सचेंज होता है आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो वॉल यूज होता है वो एडियाबैटिक होता है। अब देखो हम वापस से बता रहे हैं कि डायाथर्मिक वॉल वो होता है जिसमें जो अलाउज हीट टू पास, मतलब डायाथर्मिक वॉल हीट को अलाउ करता है पास होने के लिए। वहीं एडियाबैटिक वॉल में क्या होता है कि डू नॉट अलाउ हीट टू पास। मतलब डायाथर्मिक में हीट पास होगा लेकिन एडियाबैटिक वॉल में हीट पास नहीं होता है। और याद रखना डायाथर्मिक में सिर्फ हीट पास होता है, मैटर इसमें भी पास नहीं होगा और एडियाबैटिक में तो कुछ भी पास नहीं होता। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो देखो फिगर से समझो, स्टॉप करो। देखो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है,
The two bodies are said to be in thermal equilibrium with each other if there is no exchange of heat between them when they are kept in contact with each other. दो बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम में तब कहा जाएगा एक दूसरे से जब उनके बीच कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा हो, जब वो दोनों कांटेक्ट में रखे जाएं। आप फिगर से समझते हैं कि आखिर थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जैक्ट होता क्या है। देखो, जैसे कि ये एक बॉडी ए है, ये एक बॉडी बी है, ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है, बीच में एक वॉल है जो है डायाथर्मिक वॉल को लिख देती हूँ मैं, डायाथर्मिक वॉल। अब जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि डायाथर्मिक में हीट ट्रांसफर होता है, हीट को अलाउ करता है पास होने के लिए। तो डायाथर्मिक अगर यहाँ पे लगा है तो हीट तो पास होगा, लेकिन तब तक होगा जब तक A इज टू बी नहीं हो जाता। अगर एक बार ये A B के इक्वल हो जाए तो डायाथर्मिक वॉल काम करना बंद कर देगा, क्योंकि तभी तक हीट पास होगा ना जब तक हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी नॉर्मल ना हो जाए। अभी क्या है, एक हॉट है एक कोल्ड है, लेकिन अगर दोनों इक्वल हो जाए, दोनों अगर नॉर्मल हो जाए, उस केस में डायाथर्मिक वॉल काम करना बंद कर देगा। मतलब कि ये हीट तब तक पास करेगा जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए, मतलब जब उस पॉइंट पे देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन देम, मतलब दोनों के बीच कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। अगर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो वो दोनों बॉडीज क्या कहलाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाएंगे। देखो समझो, अगर एक हॉट बॉडी एक कोल्ड बॉडी है, अगर बीच में डायाथर्मिक वॉल लगा दिया तो इससे हीट तब तक पास करेगा जब तक ए बी के इक्वल नहीं हो जाता। अगर दोनों इक्वल हो गया तो हीट पास करना, हीट का एक्सचेंज दोनों के बीच बंद हो जाएगा और दोनों बॉडी जो होगा वो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा। दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाएगा एक दूसरे के लिए, विद ईच अदर। चलो अब क्या होता है कि अगर दो सिस्टम है ए और सिस्टम बी, दोनों सेपरेटली रखा हुआ है एक तीसरे सिस्टम सी के साथ, तो उस केस में सिस्टम ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होगा। आप फिगर से समझते हैं कि मतलब इजी लैंग्वेज समझते हैं कि ये हो क्या रहा है, मतलब कैसे सिस्टम ए और बी सेपरेटली है थर्ड सिस्टम सी के साथ, तो ए और बी भी आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे होगा। तो मान लो कि ये जो वॉल है ये डायाथर्मिक वॉल है, ये कौन सा वॉल है, डायाथर्मिक वॉल। यहाँ एक वॉल लगा है जो कौन सा वॉल है, एडियाबेटिक वॉल। ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है और ये सिस्टम सी है। अब मान लो कि हम जानते हैं डायाथर्मिक वॉल से हीट पास होता है, लेकिन एडियाबेटिक से तो हीट पास नहीं होता है। तो ए से सी में हीट तो ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि हीट पास होता है और यहाँ डायाथर्मिक वॉल लगा है, लेकिन क्या ए से बी में ट्रांसफर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एडियाबेटिक हीट को या किसी भी चीज़ को पास नहीं होने देता। तो यहाँ ए से बी के बीच में एडियाबेटिक वॉल है, मतलब ए से बी के बीच में हीट पास नहीं होगा, लेकिन ए से सी और बी से सी के बीच में डायाथर्मिक वॉल है जो हीट पास होने देता है। तो ए से सी पास होगा और बी से सी पास होगा, तो ए बी सी के इक्वल बी बी सी के इक्वल। तो जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। वही यहाँ पे लिखा है कि अगर दो सिस्टम सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर सिस्टम ए और बी सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक अनदर सिस्टम सी के साथ, तो ए
और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम के मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब ए अगर सी के भी इक्वल है, बी भी और सी के इक्वल है, तो ए बी के इक्वल होगा। किसके अकॉर्डिंग? जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या बताता है कि दिस थिंग, मतलब ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है, इट डिस्क्राइब मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन किसके बीच? बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। मतलब इक्वेशन ऑफ स्टेट मैथमेटिकल रिलेशन बताता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के बीच। सिंपल सा डेफिनेशन है, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि इट डिस्क्राइब मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या है ये हम सभी जानते हैं, पी वी टी। पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम, टी मतलब टेम्परेचर। मतलब ये पीवीटी के बारे में थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के बीच में मतलब मैथमेटिकल रिलेशन बताता है। मैथमेटिकल रिलेशन क्या है? तो ये है PV इज इक्वल्स टू nRT। ये आइडियल गैस का इक्वेशन है, आइडियल गैस का इक्वेशन है। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और फिजिक्स में भी पहले वाले चैप्टर्स में शायद आपने पढ़ा होगा शायद। देखो यहाँ पे PV इज इक्वल्स टू nRT क्या बता रहा है? nRT क्या बता रहा है? मैथमेटिकल रिलेशन बता रहा है। यहाँ पे वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स और R is equals to universal gas constant, जिसका वैल्यू होता है 8.31। तो देखो ये क्या बता रहा है? मैथमेटिकल रिलेशन बताता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के बीच। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। मैथमेटिकल रिलेशन मतलब ये आइडियल गैस का इक्वेशन ही देख लो, PV इज इक्वल्स टू nRT, जिसमें n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है, R क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू होता है 8.31। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अब देखो अब है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? देखो मतलब इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन द सिस्टम। मॉलिक्यूल, सिस्टम के मॉलिक्यूल के बीच जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द molecule in the system। सिस्टम के बीच काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अब देखो कुछ चीज नोट में समझो। नोट में कि अगर किसी भी किसी भी सब्सटेंस मटेरियल में अगर मास और वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगा। तो देखो नोट का पहला पॉइंट ये लिखो कि ड्यू टू मास एंड वेलोसिटी देयर इज काइनेटिक एनर्जी। नोट का दूसरा पॉइंट है कि if kinetic energy increases, if kinetic energy increase, काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज करे
वेलोसिटी के कारण ही काइनेटिक एनर्जी होता है। समझे? तो देखो, मतलब मास और वेलोसिटी के कारण ही किसी भी मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी इन अ मॉलिक्यूल, इस दोनों के कारण ही किसी भी मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी होता है। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो अगर ये बढ़ता तो वो घटता, वो बढ़ता तो ये घटता, लेकिन ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी। देखो, अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानो कि अगर there is distance between molecules having force of attraction, they possess potential energy। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस है, अगर किसी मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो वहाँ कौन सा एनर्जी होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा। सीधा समझ लो, इफ देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स हैविंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे पोजेस अ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम लिक्विड में होता है, सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। मतलब सबसे ज्यादा गैस में होता है, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में होता है। अब कुछ और बातें नोट में पढ़ो कि इट इज ओनली पॉसिबल इन आइडियल गैस। सिर्फ आइडियल गैस में ही ये पॉसिबल है कि उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है और पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। आइडियल गैस has only different kind of and no potential energy। और ये देखो, आइडियल गैस में ही सिर्फ डिफरेंट काइंड, अलग प्रकार का काइनेटिक एनर्जी होता है एंड नो पोटेंशियल एनर्जी। और ये चीज सिर्फ आइडियल गैस में होता है। और इसी की वजह से thus इन आइडियल गैस, इसी की वजह से क्या होता है कि इन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी में शॉर्ट में हम लिख देते हैं कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मतलब आइडियल गैस के कारण ही इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। अब देखो, पहला तो ये कि इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। ये किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। अब देखो, ये क्या स्टेट करता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, heat given to a substance, to a system is equal to internal energy is equal to sum of internal energy and work done by the system। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? पहला तो ये किस पे बेस्ड है? लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हीट किसके इक्वल होता है?
सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन के इक्वल होता है। यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो इसमें हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं जो है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, वेयर डेल्टा क्यू क्या है? हीट अप्लाइड टू द सिस्टम, डेल्टा यू क्या है? चेंज। डेल्टा यू क्या है? चेंज in internal energy of the system, और डेल्टा डब्ल्यू क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम। देखो पहला तो ये कि किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। इस लॉ के अनुसार हीट जो एक सिस्टम को एक गिवन सिस्टम में जो हीट लग रहा है वो किसके इक्वल होता है? सम वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के सम के इक्वल होता है। मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मतलब हीट किसके इक्वल हो रहा है? इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के। वही तो यहाँ लिखा है कि हीट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन के सम के। मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू क्या है? हीट अप्लाइड टू द सिस्टम। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और डेल्टा डब्ल्यू क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम। वही स्टेटमेंट में भी है कि हीट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। अब देखो, अब इस लॉ में कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला लिमिटेशन ये है कि इसको मतलब ये नहीं बताता कि हीट किस तरफ ट्रांसफर हो रहा है। इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। एंड the second limitation is it does not tell anything about the transfer of heat energy to work। मतलब ये हीट के डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता। और दूसरा तो ये कि ये कुछ भी नहीं बताता हीट से वर्क के कन्वर्जन या फिर ट्रांसफर के बारे में। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। पहला अब हम जानेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। 4 टाइप का प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक। आइसोथर्मल में हम क्या जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस तब होता है जब क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में बदलाव नहीं आ रहा है तो कौन सा होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। दूसरा होता है एडियाबैटिक, जिसमें देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम and the surrounding। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो कौन सा प्रोसेस होगा? एडियाबैटिक। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोथर्मल। जो थर्ड प्रोसेस है वो है आइसोबारिक प्रोसेस। तो देखो इसमें क्या होता है? एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक प्रोसेस होगा। और चौथा होता है, फोर्थ होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। इसका मतलब होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक प्रोसेस होगा। एडियाबैटिक कब होगा? जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा। आइसोथर्मल कब होगा? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो साइंटिस्ट आए थे। ओके, सेकेंड लॉ में दो साइंटिस्ट आए। पहले का नाम था केल्विन प्लैंक। केल्विन प्लैंक, तो एक तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट था और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था क्लॉसियस। तो दूसरा हो जाएगा क्लॉसियस स्टेटमेंट। अब देखो, पहले तो हम बता दें कि इन दोनों को हम अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। पहले एक साइंटिस्ट का नाम था केल्विन प्लैंक, दूसरे का नाम था क्लॉसियस। केल्विन प्लैंक ने कहा कि ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो हीट एनर्जी को कंप्लीटली वर्क एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ये संभव ही नहीं है कि हीट ऊर्जा वर्क ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए। मतलब कि पहले साइंटिस्ट ने क्या कहा कि हीट इसमें कन्वर्ट हो जाए वर्क में, कैसे? कंप्लीटली, ये संभव नहीं है। दूसरे साइंटिस्ट ने कहा, जिनका नाम है क्लॉसियस, उन्होंने कहा कि वी कैन चेंज हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बट वी कैन नॉट चेंज कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी। हम देखो, जैसे कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में आने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में जाने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होती है। ये किसका स्टेटमेंट था? क्लॉसियस स्टेटमेंट था। इसका स्टेटमेंट हो जाएगा कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन whose sole purpose is to convert heat energy to work। मतलब ये इम्पॉसिबल है एक इंजन के लिए जिसका पर्पस क्या है? हीट एनर्जी को कन्वर्ट करना वर्क एनर्जी में। ये इम्पॉसिबल है। यही था केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट। लेकिन दिस इज एप्लीकेबल टू हीट इंजन। सिर्फ हीट इंजन के लिए ही ये वैलिड है, मतलब ये एप्लीकेबल है। जो वर्किंग सब्सटेंसेस हैं वो हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर उन्हें ऐसा करना है तो उन्हें कुछ ना कुछ हीट लोअर टेम्परेचर पे सिंक में इजेक्ट करना ही होगा। मतलब दे मस्ट इजेक्ट सम हीट एट लोअर टेम्परेचर when they are to convert heat to work। जस्ट लाइक देखो, अगर ये जो प्रॉपर्टी है ये वैलिड है हीट इंजन के लिए, लेकिन अगर कोई वर्किंग इंजन है वो ऐसा नहीं कर सकता, वो हीट से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। उसको कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा बहुत हीट का इजेक्ट होना लोअर टेम्परेचर पे जरूरी है। अब देखो, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि क्लॉसियस ने क्या स्टेटमेंट दिया। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस ने जो स्टेटमेंट दिया वो उनका कहना था कि हॉट बॉडी कैन बी कन्वर्टेड टू कोल्ड बॉडी but cold body cannot be converted without any external energy। देखो, क्लॉसियस का स्टेटमेंट था कि हॉट बॉडी
बॉडी से कोल्ड बॉडी में कन्वर्ट हो सकता है, बट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। किसके बिना? एक्सटर्नल एनर्जी के बिना। मतलब हॉट से कोल्ड हो सकता है, कोल्ड से हॉट नहीं हो सकता विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी। समझ गए बात को? क्लॉसियस का यही स्टेटमेंट था कि हॉट से कोल्ड में हो जाएगा, लेकिन कोल्ड से हॉट में बिना एक्सटर्नल एनर्जी के नहीं होगा। दिस इज एप्लीकेबल टू रेफ्रिजरेटर। फ्रिज में ये काम करता है। अब देखो सेकेंड लॉ का भी कुछ लिमिटेशन था। लिमिटेशन क्या था कि इसको हम डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर सकते हैं। आप खुद सोचो कि क्या हम इसे डायरेक्टली कैसे प्रूफ करेंगे? नहीं कर सकते प्रूफ। और ये सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस में ही होता है कि हम हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हो सकता है, लेकिन कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी नहीं हो सकता। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये तो हम सभी जानते होंगे कि रिवर्सिबल क्या होता है, जिसमें वापस आ जाए। इरिवर्सिबल क्या होता है? जिसमें वापस ना आए। मतलब अगर किसी चीज को हमने कर दिया, अगर वो वापस ना आए, जैसे देखो रिवर्सिबल क्या है, मान लो कि एग्जांपल से कि हमने पानी को आइस बना दिया, आइस वापस पानी बन जाएगा, ये रिवर्सिबल हो गया क्योंकि वापस पानी तो आ गया ना। पहले पानी को हमने आइस बनाया, लेकिन आइस से वापस पानी आ गया, मतलब वापस आ गया तो रिवर्सिबल। लेकिन अगर हम किसी पेपर को जला दें, राख बन जाएगा, तो राख से पेपर वापस नहीं आ पाएगा। इसको ही हम इरिवर्सिबल कहते हैं, जिसमें वापस नहीं आ सकता उसको इरिवर्सिबल कहते हैं। अब जो है वो है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन, तो देखो इसका सीधा सा एग्जांपल है क्या है, सोर्स और सिंक। देखो सीधा समझो, कार्नोट इंजन क्या होता है कि ये आइडियल हीट इंजन होता है जो ऑपरेट होता है दो सिस्टम के बीच। किसी भी दो सिस्टम के बीच अगर हीट इंजन में कुछ ऑपरेट हो रहा है तो उसको हम कार्नोट इंजन कहते हैं, जो जैसे कि दैट इज सोर्स एंड सिंक। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। पूरा थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का यही था। मैंने एक एक टॉपिक पढ़ा दिया, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सराउंडिंग, वेरिएबल, जीरोथ लॉ, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, फर्स्ट लॉ, लिमिटेशन, सेकेंड लॉ, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये सब मैंने बता दिया। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक्ड इट then you can share, subscribe and like to my video. Thank you.